नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हाँ, नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिकी H-1B वीजा नियमों में हुए कुछ बहुत बड़े और हालिया बदलावों की। जी। खासकर वो घटनाएं जो सितंबर 2025 के आसपास हुई हैं। हाँ, नमस्कार। और ये बदलाव वाकई काफी अहम है। इनका सीधा असर उन हजारों लोगों और कंपनियों पर पड़ रहा है जो अमेरिका में काम करने या टैलेंट हायर करने के लिए H-1B सिस्टम पर निर्भर हैं। बिल्कुल। और हमारे पास ना इस पर काफी कुछ आया है, जैसे दस्तावेज, राष्ट्रपति की घोषणा है, फीस की डिटेल्स हैं, एंट्री पर कुछ नई पाबंदियां। जी। और अलग-अलग लीगल और इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स की एनालिसिस भी हैं। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि इन मुश्किल बदलावों को थोड़ा आसान बनाया जाए, समझे कि इनका फौरी असर क्या है और कौन सी बातें हैं जो अभी भी मतलब पूरी तरह साफ नहीं है। सही कहा। और ये चर्चा उन सबके लिए जरूरी है जो H-1B रास्ते पर है या इस बारे में सोच रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी गहराई में जाना। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बदलाव की जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। वो है एक नया भारी भरकम US डॉलर, $1,00,000 का शुल्क। $1,00,000? जी। ये प्रेसिडेंट ट्रंप की 19 सितंबर 2025 की घोषणा के बाद लागू किया गया है। $1,00,000? ये रकम तो मतलब सुनने में ही चौंकाने वाली है। किसी भी कंपनी का बजट हिल जाए इससे तो। क्या ये सभी H-1B एप्लीकेशंस पर लागू है? नहीं, यहीं पर बारीकी है, ये समझना जरूरी है। ये शुल्क खास तौर पर उन नई H-1B वीजा याचिकाओं पर लगाया गया है जो अमेरिका के बाहर रहने वाले श्रमिकों के लिए फाइल की जा रही हैं। अच्छा, मतलब जो लोग पहली बार H-1B पर अमेरिका आना चाह रहे हैं, उनके लिए? हाँ, और जिनकी कंपनियां उनके लिए पिटीशन फाइल कर रही हैं। और ये नियम 21 सितंबर 2025 सुबह 12:01 ईस्टर्न टाइम से प्रभावी हो चुका है। ओके। और जैसा कि कुछ लीगल फर्म्स जैसे ग्रॉसमैन यंग एंड हेमंड ने अपने एनालिसिस में बताया है, ये जो मौजूदा फीस लगती है उसके ऊपर है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये $100,000 का शुल्क जो पहले से लगने वाले H-1B आवेदन और प्रोसेसिंग फीस हैं। जैसे वो पिटिशन फीस, फ्रॉड प्रिवेंशन फीस वगैरह। हाँ, बिल्कुल। पिटिशन फीस, फ्रॉड प्रिवेंशन फीस और वो ACWI फीस अगर लागू हो तो उन सब के अलावा है ये। बाप रे। तो असल में अमेरिका के बाहर से किसी नए कर्मचारी को H-1B पर लाने की लागत अब आप समझ सकते हैं नाटकीय रूप से बढ़ गई है। ये तो कंपनियों के लिए, खासकर छोटी या मीडियम साइज की कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बन गया होगा। निश्चित रूप से। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है। जैसा कि विल्मो हेल जैसे लीगल एडवाइजर्स ने बताया है, इसका सीधा ताल्लुक अमेरिका में एंट्री से भी है। आपने सही पकड़ा। घोषणा में साफ तौर पर कहा गया है कि उन H-1B श्रमिकों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी जिनकी याचिका के साथ ये नया $100,000 शुल्क जमा नहीं किया गया है। रोक लगा दी जाएगी मतलब? हाँ, मतलब एंट्री नहीं मिलेगी। और ये नियम खासतौर पर उन लोगों पर लागू होता है जो अमेरिका के बाहर हैं और H-1B स्टेटस के तहत देश में एंट्री करना चाहते हैं। यानी अगर कोई कंपनी ये फीस नहीं भरती तो उनका चुनाव कैंडिडेट, भले ही उसकी क्वालिफिकेशन या पिटिशन में कोई कमी ना हो, वो अमेरिका आ ही नहीं सकता। नहीं आ सकता। ये तो प्रोसेस में एक बहुत बड़ी रुकावट है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि ये फीस पेमेंट उन नई याचिकाओं के लिए अमेरिका में एंट्री की एक शर्त बन गई है जो इस नियम के दायरे में आती हैं। OISS जैसे संस्थानों ने भी इसे इसी तरह स्पष्ट किया है। और ये नियम कब तक लागू रहेगा? क्या ये हमेशा के लिए है या इसकी कोई टाइम लिमिट तय की गई है? फिलहाल OISS और दूसरे स्रोतों के हिसाब से ये घोषणा 21 सितंबर 2025 से शुरू होकर 12 महीने की अवधि के लिए प्रभावी है। सिर्फ 1 साल के लिए? हाँ, लेकिन इसमें यह प्रावधान भी है कि इसे राष्ट्रपति द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। ओह। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि ये परमानेंट है या नहीं, लेकिन कम से कम अगले 1 साल तक तो ये व्यवस्था लागू रहने की उम्मीद है। ठीक है, तो एक बड़ा शुल्क, एंट्री पर रोक, ये तो बड़े बदलाव हैं ही, पर क्या खर्च का बोझ यहीं खत्म होता है? आपने कहा था कि दस्तावेजों में सैलरी से जुड़े बदलावों का भी जिक्र है। हाँ। क्या ये सच है कि कंपनियों को अब H-1B कर्मचारियों को पहले से ज्यादा सैलरी देनी पड़ सकती है? हाँ, ये इस घोषणा का एक और अहम पहलू है। राष्ट्रपति ने श्रम विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, जिसे DOL कहते हैं, को H-1B श्रमिकों के लिए प्रचलित वेतन स्तर यानी प्रिवेलिंग वेज लेवल्स बढ़ाने का निर्देश दिया है। अच्छा। ग्रॉसमैन यंग एंड हैमंड जैसे एनालिस्ट का मानना है कि ये भी लागत बढ़ाने वाला एक फैक्टर होगा। प्रचलित वेतन स्तर बढ़ाने का प्रैक्टिकल मतलब क्या है? क्या आप इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर।
देखिए, सरकार हर तरह की नौकरी और हर ज्योग्राफिकल एरिया के लिए एक न्यूनतम सैलरी लेवल तय करती है, जिसे प्रचलित वेतन कहते हैं। ओके। H-1B नियम के तहत कंपनियों को अपने विदेशी कर्मचारियों को कम से कम इतनी सैलरी देना जरूरी होता है। अब निर्देश यह है कि इन मिनिमम लेवल्स को बढ़ाया जाए। कितना बढ़ाया जाए? ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इसका सीधा मतलब है कि कई कंपनियों को अब उसी जॉब के लिए अपने H-1B कर्मचारी को पहले की तुलना में काफी ज्यादा पेमेंट करना होगा। तो ये कदम ऐसा लगता है कि H-1B प्रोग्राम को सिर्फ हाई स्किल्ड और शायद ज्यादा अनुभवी यानी ज्यादा सैलरी पाने वाले प्रोफेशनल्स तक ही सीमित करने की कोशिश है। इसकी व्याख्या इसी तरह की जा रही है। एक तर्क ये दिया जा सकता है कि ये अमेरिकी श्रमिकों के वेतन की सुरक्षा के लिए है। मतलब ये पक्का करने के लिए कि कंपनियां कम सैलरी पर विदेशी वर्कर लाकर लोकल सैलरी लेवल्स को कम ना करें। हालांकि दूसरी तरफ आलोचक ये भी कह सकते हैं कि ये कंपनियों के लिए लागत बढ़ाएगा और शायद उन्हें नई प्रतिभा, खासकर उभरते हुए फील्ड्स में लाने से डिस्करेज करेगा। तो लागत सिर्फ $100,000 फीस से ही नहीं बढ़ रही, बल्कि बढ़ी हुई सैलरी से भी। ये तो डबल मार जैसी है। हाँ, कह सकते हैं। क्या इन सख्त नियमों में कोई रियायत या एक्सेप्शन भी है? मतलब क्या कुछ खास हालात में इस भारी फीस और एंट्री बैन से बचा जा सकता है? हाँ, एक राष्ट्रीय हित अपवाद नेशनल इंटरेस्ट एक्सेप्शन NIA का प्रावधान रखा गया है। विल्मर हेल के एनालिसिस में इसका जिक्र है। इसके तहत होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को यह अधिकार दिया गया है कि वे कुछ खास कंपनियों, श्रमिकों या इंडस्ट्रीज को इस फीस और उससे जुड़े एंट्री बैन से छूट दे सकें। और ये छूट किस आधार पर मिलेगी? राष्ट्रीय हित तो काफी ब्रॉड टर्म है। शर्त यही रखी गई है कि उन श्रमिकों को काम पर रखना अमेरिका के राष्ट्रीय हित में हो और वे अमेरिकी सुरक्षा या कल्याण के लिए कोई खतरा पैदा ना करते हों। लेकिन यहीं पर एक बड़ी अनिश्चितता सामने आती है, जैसा कि विल्मर हेल ने भी इशारा किया है। क्या अनिश्चितता? अनिश्चितता ये है कि ये एक्सेप्शन असल में कैसे काम करेगा। इसके लिए क्राइटेरिया क्या होंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, किन इंडस्ट्रीज या रोल्स को प्राथमिकता दी जाएगी, ये सब बातें अभी तक बिल्कुल साफ नहीं हैं। अच्छा। तो कागज पर एक्सेप्शन भले ही मौजूद है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका फायदा उठाना कितना मुमकिन या आसान होगा, ये देखना बाकी है। क्या ये सिर्फ डिफेंस या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स तक ही रहेगा या इसका दायरा बड़ा होगा, ये अभी कोई नहीं जानता। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कौन लोग इन नए नियमों से सीधे तौर पर प्रभावित नहीं होते हैं। खासकर वो लाखों लोग जो पहले से ही अमेरिका में H-1B वीजा पर काम कर रहे हैं, उनके मन में काफी चिंता होगी। हाँ, जरूर। क्या सोर्सेज इस पर कुछ रोशनी डालते हैं? हाँ, और ये जानकारी कई लोगों के लिए राहत की बात हो सकती है। OISS जैसे इमिग्रेशन एडवाइजरी ग्रुप्स ने इसे काफी साफ किया है। सबसे जरूरी बात, ये नया $100,000 का शुल्क उन H-1B वीजा धारकों पर लागू नहीं होता जो इस नियम के प्रभावी होने की तारीख यानी 21 सितंबर 2025 तक पहले से ही अमेरिका के अंदर मौजूद थे। अच्छा, तो जो लोग फिजिकली अमेरिका में थे उस तारीख को, वो सेफ हैं इस फीस से? हाँ, इस नई फीस के लिहाज से। दूसरे, जो लोग पहले से अमेरिका में हैं और अपनी H-1B स्थिति को बनाए रखने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे वीजा का रिन्यूअल। हाँ, रिन्यूअल या कंपनी बदलना, बिल्कुल। नियोक्ता बदलना, चेंज ऑफ एम्प्लॉयर, या किसी दूसरे वीजा से H-1B में स्टेटस बदलना, चेंज ऑफ स्टेटस, वो भी इस नए शुल्क के दायरे से बाहर लगते हैं। ओके। तीसरा, ऐसी H-1B याचिकाएं जो 21 सितंबर 2025 से पहले फाइल की जा चुकी थीं, वे भी ज्यादातर मामलों में इस नए शुल्क नियम से मुक्त हैं। और उन H-1B होल्डर्स के बारे में क्या, जो अमेरिका में है लेकिन उन्हें काम या पर्सनल वजहों से विदेश यात्रा करनी पड़ती है? क्या अमेरिका वापस आने पर उन्हें इस नए शुल्क या एंट्री बैन का सामना करना पड़ेगा? देखिए, वर्तमान में जिनके पास वैलिड H-1B वीजा है और वो विदेश यात्रा के बाद अमेरिका लौट रहे हैं, ये नया नियम सीधे तौर पर उनके री एंट्री को प्रभावित नहीं करता है। उनका मौजूदा वीजा स्टैंप यात्रा के लिए वैलिड रहना चाहिए। ठीक है। हालांकि जैसा कि कुछ सोर्सेज में मेंशन किया है, थोड़ी अनिश्चितता का माहौल जरूर है। अच्छा, किस तरह की अनिश्चितता? बस ये कि नियम एकदम नए हैं तो शायद कुछ कंफ्यूजन हो सकता है शुरू में। इसी वजह से कुछ कंपनियों ने शायद एहतियात के तौर पर अपने कर्मचारियों को गैर जरूरी विदेश यात्रा से बचने की सलाह दी है, कम से कम जब तक स्थिति और साफ ना हो जाए। समझ गई जी। कैम्पफिकेशन वाकई महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से यहाँ हैं। अब थोड़ा वाइडर पिक्चर देखते हैं। इन बड़े बदलावों के संभावित असर और इनसे जुड़ी चिंताओं के बारे में स्रोत क्या कहते हैं? जाहिर है
$1 लाख की फीस और बढ़ी हुई सैलरी का असर तो होगा ही। निश्चित रूप से सबसे सीधा और फौरी असर तो यही है कि अमेरिका के बाहर से नए कर्मचारियों को H1B पर स्पॉन्सर करने वाले एम्प्लॉयर्स के लिए लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या इसका असर सभी इंडस्ट्रीज पर एक जैसा पड़ेगा या कुछ खास सेक्टर्स ज्यादा प्रभावित होंगे? अनुमान यही है कि वो इंडस्ट्रीज जो ट्रेडिशनल रूप से विदेश से बड़ी संख्या में H1B वर्कर्स पर निर्भर रहती हैं, जैसे कि IT सेक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आउटसोर्सिंग फर्म्स, उन पर सबसे ज्यादा असर पड़ने की संभावना है। क्योंकि वहाँ वॉल्यूम ज्यादा होता है पिटिशंस का। हाँ, इन क्षेत्रों में अक्सर बड़ी संख्या में याचिकाएं दायर की जाती हैं। और इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? क्या हम देखेंगे कि कंपनियां अब H1B पिटिशंस कम फाइल करेंगी या वे और ज्यादा सिलेक्टिव हो जाएंगी? ये दोनों ही संभावित परिणाम हैं जिनकी चर्चा हो रही है। संभव है कि एम्प्लॉयर्स अब कम H1B याचिकाएं फाइल करें, वे भर्ती प्रक्रिया में ज्यादा सिलेक्टिव हो सकते हैं और शायद केवल बहुत सीनियर या बहुत खास हाई पेइंग रोल्स के लिए ही H1B का रास्ता अपनाएं। लागत बढ़ने से छोटी और मीडियम साइज की कंपनियां शायद विदेशी टैलेंट को लाने में ज्यादा हिचकिचाएं, जिससे बड़ी कंपनियों को एक तरह का फायदा मिल सकता है। क्या लोगों पर पड़ने वाले पर्सनल असर या दूसरी सामाजिक चिंताओं का भी जिक्र है? अल जजीरा जैसे स्रोतों ने शायद इस पर कुछ कहा हो। हाँ, मानवीय पहलू पर भी चिंताएं व्यक्त की गई हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र था कि कैसे इस तरह के अचानक बदलाव विदेश में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हजारों प्रोफेशनल्स और उनके परिवारों की जिंदगी में अनिश्चितता और डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं। हाँ, सोच सकती हूँ। कई लोगों ने शायद अपनी नौकरी छोड़ दी हो या अमेरिका आने की तैयारी कर ली हो और अब वे अधर में लटके महसूस कर सकते हैं। ये तो है। इसके अलावा यात्रा को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई है वो भी तनाव का कारण है। और हाँ, इस बात की प्रबल संभावना जताई जा रही है कि इन नियमों को अदालतों में कानूनी चुनौती दी जा सकती है। अच्छा, लीगल चैलेंजेस की भी उम्मीद है? हाँ, बिल्कुल। इस तरह के बड़े नीतिगत बदलावों को अक्सर कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि भले ही घोषणा हो गई है और नियम लागू भी हो गए हैं, लेकिन अभी भी कई पहलू हैं जो पूरी तरह साफ नहीं है या जिन पर अभी बहस और क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण बातें अभी भी धुंधली हैं। पहला, जैसा हमने पहले बात की, राष्ट्रीय स्तर अपवाद NI असल में कैसे काम करेगा? क्राइटेरिया, प्रोसेस, दायरा क्या होगा? ये अभी एक बड़ा सवालिया निशान है। विल्मर हेल का एनालिसिस भी इसी अस्पष्टता को पॉइंट आउट करता है। ठीक है। दूसरा, क्या ये $100,000 शुल्क स्थिति परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेटस के मामलों में भी लागू हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अमेरिका में हैं? मान लीजिए F1 स्टूडेंट वीजा पर और H1B में बदलना चाहते हैं, लेकिन शायद प्रोसेस के दौरान उन्हें विदेश यात्रा करनी पड़े। हाँ, ये भी एक ग्रे एरिया लग रहा है। जी, ग्रॉसमैन, यंग एंड हैमंड जैसे फर्म्स ने इस पर और क्लैरिफिकेशन की जरूरत बताई है। तीसरा, कानूनी चुनौतियां। क्या इन नियमों को अदालत में चुनौती दी जाएगी? और अगर हाँ, तो अदालतें इनकी व्याख्या कैसे करेंगी? क्या वे इन पर रोक लगा सकती हैं? ये भविष्य में देखने वाली बात होगी। और वो सैलरी बढ़ाने वाला पहलू, क्या वो पूरी तरह से साफ है कि कितना बढ़ेगा और कैसे? नहीं, वो भी अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। श्रम विभाग DOL प्रचलित वेतन को प्रैक्टिकली कैसे और कितना बढ़ाएगा, इसके सटीक तरीके और असर का अंदाजा लगाना अभी बाकी है। अच्छा। क्या ये सभी व्यवसायों और लेवल्स पर एक जैसा लागू होगा? इसका कंपनियों की बजट प्लानिंग और ओवरऑल फाइलिंग कॉस्ट पर क्या असर पड़ेगा? ग्रॉसमैन, यंग एंड हैमंड के अनुसार ये भी एक अनिश्चितता का क्षेत्र है। ये कुछ अहम सवाल हैं जिनके जवाब शायद आने वाले हफ्तों और महीनों में मिल पाएंगे। तो कुल मिलाकर देखें, तस्वीर ये उभरती है कि अमेरिकी H1B वीजा पॉलिसी में वाकई बड़े और अचानक बदलाव किए गए हैं। एक बहुत भारी नला शुल्क लगाया गया है, अमेरिका में एंट्री पर नई शर्तें हैं, सैलरी लेवल बढ़ाने के निर्देश हैं। हाँ, और साथ ही ये भी साफ किया गया है कि कौन फिलहाल इन बदलावों से सीधे प्रभावित नहीं होता, जैसे वो लोग जो पहले से अमेरिका में हैं। हाँ, लेकिन इन साफ बदलावों के साथ साथ महत्वपूर्ण अनिश्चितताएं भी बनी हुई हैं। खासकर वो नेशनल इंटरेस्ट एक्सेप्शन कैसे काम करेगा, चेंज ऑफ स्टेटस पर फीस का असर और सैलरी बढ़ने की बारीकियों को लेकर। मुख्य संदेश यही है कि अमेरिका के बाहर से आने वाले नए H1B श्रमिकों और उन्हें स्पॉन्सर करने वाली कंपनियों के लिए रास्ता अब काफी ज्यादा महंगा और शायद ज्यादा जटिल हो गया है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। लंबे समय में ये बदलाव अमेरिका की दुनिया भर से बेहतरीन टैलेंट को आकर्षित करने और उसे अपने यहाँ बनाए रखने की क्षमता को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।
खासकर उन जरूरी और तेजी से बढ़ती इंडस्ट्रीज में जैसे टेक्नोलॉजी, एआई, बायोटेक, जो ग्लोबल टैलेंट पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। ये वाकई एक अहम सवाल है। क्या ये कदम अमेरिकी इनोवेशन की रफ्तार को धीमा कर देगा, या ये वाकई अमेरिकी वर्कर्स के लिए नए मौके पैदा करेगा, जैसा कि शायद इसका इरादा है? या फिर क्या कंपनियां इन बाधाओं से निपटने के लिए नए रास्ते खोज लेंगी, जैसे रिमोट वर्क या दूसरे देशों में ऑपरेशंस बढ़ाना? इसका असर ग्लोबल टैलेंट फ्लो और अमेरिका की कॉम्पिटिटिवनेस पर क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। निश्चित रूप से ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आने वाले समय में नजर रखनी होगी। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि H1B नीति के इन हालिया और महत्वपूर्ण बदलावों पर यह विश्लेषण हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।